बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम, नगराटोली और हीलू प्राची। एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। आपने पिछले क्लास में वेक्टर थ्योरी का इंट्रोडक्शन, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में लास्ट क्लास में आपको कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे, जिसमें अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा एक रिवीजन आपका यहाँ पे करवा देते हैं। आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्लैटिनम अगर आपको 2+ में मिलता है या आपको पैलेडियम अगर 2+ में मिलता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 4 मिलता है। और इसी तरह से अगर आपको प्लैटिनम 4+ में मिल रहा है या फिर आपको पैलेडियम 4+ में मिल रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको 6 मिलता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पे हमें एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखे। कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है PtCl4.6H2O। चैट सेक्शन थोड़ा सा। तो इसमें PtCl4.6H2O। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देख ले कैसे करना है इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो 1 Cl पे चार्ज -1 का है, तो 4 Cl पे चार्ज कितने का होगा, -4 का होगा। तो प्लैटिनम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपका 4+ आ गया। और पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्लैटिनम अगर 4+ में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसका, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब इसके बाद ये जो आपका H2O है तो H2O प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में मेटल को कौन सी वैलेंसी प्रोवाइड करेगा? क्या ये प्राइमरी वैलेंसी प्रोवाइड कर सकता है क्या, जो H2O है? तो H2O कभी भी प्राइमरी वैलेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा। H2O हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी ही प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर H2O का होना नेसेसरी है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपके पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा तो PT तो हमने लिख दिया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे जो 6 के 6 H2O है, 6 H2O कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो 4 Cl बच गए तो Cl4, बाकी जो 4 Cl है ये आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर चले जाएंगे इस तरह से। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है PtCl2.2NH3। तो PtCl2.2NH3 इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। अब देखो प्लैटिनम यहाँ पे 2+ में है और प्लैटिनम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो प्लैटिनम आपका यहाँ पे 2+ में है और प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे प्लैटिनम हो गया। अब NH3 जो है इसको तो ब्रैकेट के अंदर होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि NH3 तो प्राइमरी वैलेंसी इसको प्रोवाइड करेगा नहीं। NH3 सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी प्रोवाइड करेगा। तो NH3 तो इसके अंदर ही आ जाएगा और दोनों Cl भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक ना, तो PtCl2.2NH3 ये इस तरह का फॉर्मूला आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है PtCl4.5NH3। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो PtCl4.5NH3। तो सबसे पहले मैंने देखा कि प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है, तो प्लैटिनम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 4+ का है। ठीक, अब जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि प्लैटिनम 4+ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। ठीक ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखता है, 6 रखता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो अमोनिया यानी कि जो NH3 है ये कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। ठीक है ना, बिकॉज NH3 हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी ही प्रोवाइड करेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा PT, ये जो 5 के 5 NH3 है, पांचों NH3 तो ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे और एक Cl को भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे प्लैटिनम का 6 है। ठीक, तो यहाँ पे एक Cl भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, बचे हुए 3 Cl जो है ब्रैकेट के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो Cl है ये तो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी प्रोवाइड करेगा, NH3 जो है ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो एक Cl बीच में फंस गया है
ये प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरह की वैलेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पहले वाले में Cl को अंदर क्यों नहीं लिए? पहले वाले में Cl को अंदर इसलिए नहीं लिए क्योंकि H2O जो है ये अगर आप बाहर रखते हैं तो इसका मतलब H2O या तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे दो ही वैलेंसी आपको समझाई, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, तो H2O कभी भी प्राइमरी वैलेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा, H2O हमेशा कौन सी वैलेंसी प्रोवाइड करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी। इसका मतलब H2O को कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना नेसेसरी है। ठीक, तो क्योंकि ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब 6 के 6 H2O अंदर आ जाएंगे और 4 Cl जो है ये बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब में भी होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में आपको इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करना है। एक यहाँ पे हिंट दे देते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो आयंस की संख्या है, ठीक है ना, सोल्यूशंस में जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उस सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले इन सबका क्या लिखना होगा? फॉर्मूला। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला है इसमें मुझे दिख रहा है प्लैटिनम 4+ में है, तो प्लैटिनम 4+ में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो 6 के 6 जो H2O है यानी कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे वो तो अंदर आ जाएंगे और Cl4 ये बन जाएगा। सेकंड वाले का तो फॉर्मूला ही दे रखा है आपको, तो सेकंड वाले का फॉर्मूला है K2PtCl6, तो ये तो फॉर्मूला आपको सीधा सीधा दिया ही हुआ है। थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो PtCl4.5H2O। ठीक, तो PtCl4.5H2O में अगेन प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो 5 H2O तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा Pt 5 H2O तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और 1 Cl भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और बाकी जो 3 Cl है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, तो Cl3। इस तरह का इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्थ वाला आप लोग बताएं भाई, फोर्थ वाले में क्या दिख रहा है आपको? फॉर्मूला PtCl4.2H2O। तो PtCl4.2H2O में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो यहाँ पे जो प्लैटिनम है तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ का है, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे प्लैटिनम हो गया, दोनों H2O अंदर आ जाएंगे, तो H2O होल ट्वाइस, ठीक, और चारों Cl भी अंदर आ जाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 रखना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, दोनों H2O भी अंदर आ जाएंगे, 4 Cl भी अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके 1 मोल को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ आयंस, सो नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस मिलेंगे, और सीधा से तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोलाइट में, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं उसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको कितने आयंस मिलेंगे, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैटायन है और 4 एनायन, तो टोटल नंबर ऑफ एनायंस आपको 5 मिल जाएंगे। ठीक, अगर किसी का कोई आंसर है तो अपना आंसर भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले में टोटल आपको 5 आयंस मिलेंगे। ठीक, सेकंड वाले की अगर बात करते हैं तो K2PtCl6, तो K2PtCl6 में टोटल आपको कितने आयंस मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 तो कैटायन मिल जाएगा, 1 आपको एनायन मिल जाएगा, तो टोटल आपको आयंस मिलेंगे 3। कितने आयंस मिलेंगे? 3। थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 कैटायन है और 3 एनायन है, तो यहाँ पे टोटल आयंस आपको मिलेंगे 4। और लास्ट केस की बात करें तो देखो प्लैटिनम पे 4+ है और Cl पे -1 यानी कि 4 Cl माइनस है, तो ओवरऑल चार्ज आ गया 0, यानी कि यहाँ पे कोई आयन ही आपको नहीं मिलेगा, नो आयन। इस वाले केस में आपको कोई आयन मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो आयन है नहीं ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आपको कोई आयन नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो फर्स्ट सोल्यूशन की आपको मिलेगी, फर्स्ट के बाद आपको थर्ड सोल्यूशन की मिलेगी, फिर सेकेंड और सबसे लास्ट में फोर्थ। तो ये ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2 4। अमन राज, सही आंसर है आपका 1 3 2 4, ठीक है ना, तो 1 3 2 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखने को आपको मिलेंगे
जिसमें इस तरह के कंपाउंड्स लिखे होंगे, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो उसका आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इस तरह से, और फॉर्मूला लिख के नंबर ऑफ आयंस बताने हैं। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, इसी के साथ वर्नर थ्योरी खत्म होता है। तो वर्नर थ्योरी जो है इसके साथ खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज है, तो देखो इसको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आपका जो मेटल है, ठीक ना, हमारा जो मेटल है वो जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मेटल के अंदर जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जो आपका ट्रांजिशन मेटल है जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उसको हम बोलते हैं मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, तो आप सब बोलते हैं 26। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि उसके पास 26 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, और इसी के साथ साथ 26 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ठीक ना। 26 प्रोटॉन्स होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो ये तब बात की आपने जब उसने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था। लेकिन जब लीगेंड अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देता है, ठीक, उसके बाद मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास आ जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, ठीक है, मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो फॉर्मूला इसका तो ये लिखा ही हुआ है, फॉर्मूले को हम थोड़ा डिराइव करेंगे और ये फॉर्मूला याद रख भी सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा फॉर्मूले को का एक बार डेरिवेशन आप समझ ले कैसे आया है, ठीक। देखो आपके पास कोई मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेटल ले लिया आयरन, ठीक है, मेटल क्या ले लिया मैंने, आयरन, ठीक। अब मान लो आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ का है, ठीक है ना, Fe पे जो चार्ज है वो कितना है, 2+ का है। और यहाँ पे सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 और 4 लिगेंड से, ठीक। और ये चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है, चारों कैसे हैं आपके, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये सब जो है अपना एक एक लोन पेयर क्या करेंगे, इस मेटल को डोनेट कर देंगे, इस मेटल को क्या करेंगे, ये डोनेट कर देंगे, ठीक। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि ये जो आपका मेटल है जब ये लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स उसको हम बोलते हैं मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे कि अब यहां पे मुझे मेटल का EAN बताना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मुझे बताना है, तो देखो काउंट करेंगे भाई, हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक। तो काउंट करेंगे तो इसके पास, आयरन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो आयरन के पास पहले तो 26 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे, ठीक, 26 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे। अब इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है, 2+, या चार्ज कितने का है, 2+। 2+ का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। कुल मिला के आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 24, ठीक। इसके बाद ये बताओ एक लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है, तो एक लिगेंड एक लोन पेयर दे रहा है, ठीक। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, और 2 इसने दिए, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा मिल गए इसको? तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2? भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? हमने डिफाइन किया था ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था कि मेटल जो है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल लिगेंड से, सभी लिगेंड से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 2 3 4, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। और एक डोनेशन में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 4 डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? तो ये 24 प्लस 8, तो ये वैल्यू आ जाएगा 32, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 32। तो 32 हो जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद 32 इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के पास प्रेजेंट है। इसी को बोलते हैं मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो इसका फॉर्मूला यहां से बन जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके पास थे, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जैसे जो चार्ज होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना, वैसे +2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने होंगे, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। तो यहां पे जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मान लो 4 है, तो 1 2 3 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना रहा है, ठीक है ना। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसमें ये अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इसमें हम जोड़ देंगे। यूनिट कुछ नहीं होगा। अच्छा अमनराज, मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये बताओ एटॉमिक नंबर का क्या यूनिट है? ये जैसा बोलते हैं ना कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यूनिट क्या लिखते हो? कुछ नहीं लिखते हो ना, कोई यूनिट नहीं है ना इसका। यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एटॉमिक नंबर जो है, ठीक। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी वही चीज है, हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर रहे हैं, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर स्टार लगा रखा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर एक स्टार लगा रखा है। उसका रीजन ये है कि बहुत लोग इस फॉर्मूले को रट लेते हैं तो कई बार गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है समझना इस चीज को, ठीक ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अनिशा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि आपके पास जो मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। अब मेटल का जो एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन तो पहले से उसके पास थे, और इसमें मान लो चार्ज अगर 2+ का है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आई चीज, ठीक। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास प्रेजेंट होंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर स्टार लगा रखा है। स्टार इसलिए लगा रखा है, ध्यान से समझना चीज को, कि जैसे मान लो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? तो 4 इंटू 2 कर देंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट एक लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन देता, ठीक है। जैसे मान लो कोई मेरे पास केस ऐसा है जो कि अभी आगे आएगा भी, कि एक डोनेशन में लेट से 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? 3। तो एक लिगेंड अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू क्या हो जाएगा? 3, ठीक। ये स्टार बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर पर नहीं, ये 2 के ऊपर होना चाहिए। 2 के ऊपर क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे केस में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जैसे मान लो एक लिगेंड, भाई नॉर्मली के होता क्या है कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो
एक डोनेशन में कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, ठीक, एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, 3, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 करेंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 3 करेंगे, आपको क्या लगता है भाई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू क्या करेंगे, 3, क्योंकि एक एक लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपसे कि एक लिगेंड अगर 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सपोज दैट दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर में जैसे बेंजीन हो गया, तो बेंजीन जो है, बेंजीन एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? तो बेंजीन एक डोनेशन में 6 इलेक्ट्रॉन देगा। और सपोज दैट कि यहाँ पे 4 बेंजीन है, कितने बेंजीन है? 4, तो 1 2 3 4, लिगेंड तो 4 ही है, लेकिन एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे 6 6 6 और 6, तो 6 × 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे आपको 2 से नहीं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक डोनेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं मेटल को, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि जब सिर्फ लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ऐसे केस में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस यूज करना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। होता क्या है, मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो नॉर्मली होता क्या है कि भाई जितने लोन पेयर ये ले रहा है, तो लोन पेयर में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर जैसे मान लो अगर कुछ केसेस हैं, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस केस में आप 2 से नहीं, उस केस में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको देखो सावधान कहाँ रहना है, पहला पॉइंट नोट, ठीक ना। नेक्स्ट स्लाइड, चलो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इसमें नोट लगा के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, फर्स्ट पॉइंट, एनो जो होता है, एनो, इसको नाइट्रोसिल भी बोलते हैं। एनो इस लिगेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रोसिल। तो ये जो नाइट्रोसिल होता है इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसे ध्यान रखना है, ठीक ना। जो नाइट्रोसिल है ये आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कैसा स्पीशीज है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो होता क्या है कि ये एक डोनेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 और 1 3, ठीक ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। तो एक डोनेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, एक डोनेशन में ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे कि जैसे मान लो यही है आपका Fe2+ और आपके पास 4 नाइट्रोसिल है, NO 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 और NO, ठीक, और ये चारों अपना अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहे हैं। मुझे आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताएं। अगर मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर बोलता तो आप बोलते थे 26, पर मैं पूछ रहा हूं आयरन का यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई? तो इसमें आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही थे, लेकिन यहाँ चार्ज कितना दे रखा है? 2+, तो 2+ तो -2 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक। और आपको ये नोट लगा के एक पॉइंट लिखवाया है, कुछ अलग पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। वैसे तो सभी एक डोनेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन NO इज द ओनली लिगेंड, NO इज द ओनली लिगेंड, ठीक है ना। सर तो NO का कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर वही बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वही बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बोलेंगे, ठीक, बट इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है ये? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देखो 4 NO अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक, और एक डोनेशन में 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 24 + 12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा आपके पास? 36 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है इसमें कि जो आपका एलाइल है, एलाइल, ठीक है ना, माइनस, तो इसमें जब ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बना रहा हूं, इसमें जब ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस, इसको eta3 एलाइल बोलते हैं, तो eta3 एलाइल इज अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आपको पिछले क्लास में बताया भी था, ये एक पाई डोनर लिगेंड है, इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड है, तो इस कारण से ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 4 एलाइल है, ठीक,
तो यहाँ में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड्स की जो संख्या है इंटू 4 कर देंगे उस केस में, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये जो साइक्लोब्यूटाडाइइन है इसका नाम है eta4 साइक्लोब्यूटाडाइइन। तो साइक्लोब्यूटाडाइइन, तो ये जो होगा आपका इज अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये एक डोनेशन में 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस है आपके पास बेंजीन, तो जो बेंजीन है इज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और 5 अगर हम बात करें, ये जो आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है eta5, इसका नाम है eta5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ही है, ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, मैं भी हेल्प करूंगा, लेकिन सॉल्व एक बार आप लोग जरूर करें। 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप बताएं कि मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आप निकाल पा रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट है K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं इसको। तो K4FeCN6 जो है, इसमें सबसे पहला काम करना है कि सबसे पहले तो आपको जो मेटल है उस मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेटल पे ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना है, तो एक पोटेशियम पे 4+ का चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 4- का, ठीक है ना। यहाँ पे एक साइनाइड पे 6-, तो आयरन पे चार्ज आ जाएगा 2+, ठीक है ना, आयरन पे 2+ का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, किसका, आयरन का बताना है। तो देखो आयरन का एटॉमिक नंबर तो 26 है, ठीक, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, वही बहुत सिंपल सा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वही उसके एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर ले। तो 26 - 2, क्योंकि आयरन पे चार्ज 2+ का है, तो 26 - 2 प्लस एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, CN- कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक। तो एक साइनाइड जो है एक लोन पेयर देगा, तो 6 साइनाइड 6 लोन पेयर देंगे, तो और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 × 2, तो ये वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36, कितनी आ जाएगी 36। तो फर्स्ट का जो आंसर है ये 36 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, तो इसमें NaCO4 इसका आपको EAN निकालना है। तो EAN इसका आपको निकालना है, तो देखो पहले तो हम कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें। तो यहाँ पे Na पे प्लस का चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स पे -1 का चार्ज होगा, ठीक। CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, यानी इस कोबाल्ट पे -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो मेटल होते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी पॉसिबल है। जैसे कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसा है आपका -1। अब इसमें कोबाल्ट का मुझे EAN निकालना है। तो देखो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27, कितना है 27, ठीक। इसके बाद कोबाल्ट पे चार्ज कितने का है, -1 का चार्ज है, तो -1 का चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट पे एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक। तो एक जोड़ देंगे, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -1, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, यानी कि ये +1 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा कोबाल्ट को मिल जाएगा। इसके बाद एक CO जो है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 4 × 2, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू भी 36 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 36। सर फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आयन 8 होगा ना, फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ आयन कहां से आ गया भाई, फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं। देखो इसको अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, तो एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर टोटल ये 5 आयंस देगा, 4 पोटेशियम के और 1 आपका कॉम्प्लेक्स, तो टोटल आयन ये 5 देगा, 8 नहीं देगा, ठीक है ना। खैर यहाँ पे EAN निकालना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
इस सॉल्ट का नाम पहले बताएं, सॉल्ट का आपको नाम भी लिखवाया था, इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं? तो इस सॉल्ट का नाम था जेसी सॉल्ट। ठीक, अब ये जो जेसी सॉल्ट है इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है प्लैटिनम का। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताने के लिए मेटल का एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर मेटल का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे कैसे? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता है, तो ऐसे केस में एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अब बोलेंगे कि सर याद कैसे होगा? तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको पीरियोडिक टेबल में बताया गया था। शॉर्ट ट्रिक क्या था? आपको एक मैजिक नंबर बताया था। यहाँ पे देखो 3 सीरीज होती है, एक ट्रिक बता देते हैं फिर से अगर नहीं याद है तो। यहाँ पे अगर 3 सीरीज होती है, 3D सीरीज, इसके नीचे कौन सी सीरीज होती है? 4D सीरीज, और इसके नीचे कौन सी सीरीज होती है? 5D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज ये होती है। अच्छा, 3D सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है? स्कैंडियम से, और खत्म कहाँ पे होती है? जिंक पे। ये भी आप सबको पता है। इसके बाद स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये भी आप सबको पता है। 21 से लेकर 30 तक ये मूव करता है। ठीक, तो देखो 3D सीरीज में तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, ये फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। तो 3D सीरीज जो है आप सबको एटॉमिक नंबर पता है। बात आती है 4D और 5D सीरीज की। तो देखो 3D सीरीज में आप क्या करें? 3D सीरीज में आप 18 जोड़ दें। 3D सीरीज में 18 जोड़ देंगे तो 4D सीरीज का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, और 4D सीरीज में 18 जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे, 32, तो 32 जोड़ देंगे तो 5D सीरीज का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्लैटिनम। तो मुझे प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर बताना है। तो मुझे एक चीज पता है कि निकल जो है, निकल के नीचे पैलेडियम होता है और पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम होता है। निकल के नीचे पैलेडियम है, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम है। और निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है ये 28 है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। तो पैलेडियम का कितना हो जाएगा? हम क्या करें? 18 जोड़ दें। तो 18 जोड़ देंगे तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 46। ठीक, और 46 में फिर 32 जोड़ दें, तो 32 जोड़ देंगे तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा 78। कितना मिल जाएगा? ये 78। तो यहां से हमें प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है? ये है आपका 78। ठीक, अब प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है? तो यहाँ K पे +1 का है, इस पे चार्ज -1 का है। C2H4 न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे कोई चार्ज है नहीं, 3 Cl- है। इसका मतलब प्लैटिनम पे चार्ज +2 का आएगा, तभी ओवरऑल चार्ज -1 का आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लैटिनम पे चार्ज +2 का है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए प्लस। अब देखो एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 Cl कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? तो 3 Cl जो है 3 Cl- जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 3 × 6। ये तो बात की आपने Cl- की, भाई 3 Cl- है ना, तो यहाँ पे आपके पास 3 Cl- है, 3 Cl- है। तो एक Cl- 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 जो है वो कितने देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक, और ये जो आपका इथाइलिन है C2H4, इथाइलिन पाई डोनर लिगेंड है, तो इथाइलिन एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो एक पाई बॉन्ड है, तो इथाइलिन एक डोनेशन में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1 × 2। ये आपने इथाइलिन के लिए लिखा है। इथाइलिन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 76 + 6 + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 84। कितनी आ जाएगी ये? 84। तो यहाँ पे 84 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका K2HgI4। K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट। ये अमोनिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के काम में आता है। अब इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, EN बताना है मर्क्यूरी का। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है, वहां से भी देख सकते हैं। जिंक के नीचे कैडमियम है, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, 30 में 18 जोड़ दें 48 आ जाएगा कैडमियम का, और 48 में 32 जोड़ दें तो 80 एटॉमिक नंबर आ जाएगा मर्क्यूरी का। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। इस पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है मर्क्यूरी पे, तो 80 - 2 प्लस एक आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 आयोडीन 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 4 × 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? कोई डाउट होगा किसी को तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 78 + 8
तो ये आपका हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा ये 86। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो गया। लास्ट है 5, इस कंपाउंड का नाम है फेरोसीन। क्या नाम है इसका? फेरोसीन। तो ये जो फेरोसीन है, अच्छा फेरोसीन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ट्वाइस है। ठीक, फेरोसीन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोग बताएं। एटॉमिक नंबर बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, यही बता दें कि फेरोसीन में जो आयरन है, इस आयरन पे चार्ज कितना है? दो ऑप्शन है, 0 या +2। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? आयरन पे चार्ज 0 है या +2 है? तो देखो इसमें यहां पे आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितना है? +2। क्यों? क्योंकि ये जो eta5C5H5 है, तो eta5C5H5 आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, इसमें माइनस चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है? माइनस। तो यहाँ पे जो eta5C5H5 है, इस पे -1 चार्ज है और दोनों दो लिगेंड्स है, तो दोनों पे -1 चार्ज है। ओवरऑल चार्ज 0 दिया है भाई, न्यूट्रल लिगेंड है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। तो अगर इन दोनों पे -1 यानी कि -2 है, तो आयरन पे चार्ज कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए, तो ही चार्ज यहाँ पे बैलेंस होगा। ठीक, तो 0 आंसर आप लोग का गड़बड़ है। जिन्होंने 0 दिया है, पंकज शर्मा आपका आंसर सही है, +2 आंसर दिया आपने। ठीक है ना? तो इसमें अब हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है EAN। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा, यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 माइनस। देखो है तो बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में फिर भी लोग गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि बस थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चंस है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के, एक बार जरूर सॉल्व कर ले। जो असाइनमेंट में है उसको भी जरूर सॉल्व कर ले, बिकॉज टॉपिक तो बहुत इजी सा है, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं छोटे छोटे से। चार्ज गलत हो गया या कुछ कितने डोनेशन से, ये सब नहीं बता पाए, तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो वो एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो 26 माइनस, यहाँ पे आपके पास ये 2 हो जाएगा प्लस। अब ये जो eta5C5H5 है, यानी कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एक डोनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? तो एक डोनेशन में 6 इलेक्ट्रॉन देगा। इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहाँ पे आपके पास कितने लिगेंड्स हैं? 2 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे +2 × 6, एक 2 लिगेंड्स है और दोनों 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 2 × 6, तो ये वाला जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 36 आती है। ठीक ना? कितनी आ जाएगी? 36। फेरोसीन जो है ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स नाम के साथ पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में नाम के साथ पूछा जाता है, और कई बार तो यही पूछा गया फेरोसीन कौन सा है। तो इसमें आपके पास इसका मैं स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ। फेरोसीन में आप अगर देखें तो Fe2+ इस तरह से होता है, आयरन मेटल होता है, और यहाँ पे जो 2 लिगेंड्स हैं आपके पास eta5C5H5, तो ये पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माइनस चार्ज, और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास माइनस चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 2 फेरोसीन है, और ये जो फेरोसीन है आपका, ये अपना पाई क्लाउड मेटल को दे देता है, ये भी अपना पाई क्लाउड मेटल को दे देता है। इसका सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच देखा है आप लोगों ने? जैसे बोलते हैं ना, 2 ब्रेड है और बीच में कुछ आलू वगैरह है, बिल्कुल सेम सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? ये मेटल इन दोनों के मेटल जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड होता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें अगर स्ट्रक्चर को देख के अगर मैं बोलूं EN बताओ, तो देखो यहाँ पे आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे। आयरन पे चार्ज 2+ का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो 6 × 2, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो आयरन के पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप सब निकाल सकते हैं अब। ठीक है ना? EN आप सब आप निकाल सकते हैं इस तरह के। जैसे यहाँ पे तो मैंने 5 एग्जाम्पल लिए, लेकिन जब आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होगा। ठीक, कई बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें से इस कॉम्प्लेक्स का कितना है, इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो वो सब क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिडविक EAN रूल। यहां पे एक साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम था सिडविक। सिडविक ने सन 1927 यानी 1927 के अराउंड एक थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी ये थी कि कॉम्प्लेक्स बनते इसलिए है ताकि वे अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर लें। है ना? इनका बिल्कुल सिंपल सा एक वो था,
और ये बिल्कुल मिलता जुलता था ऑक्टेट रूल से, लुईस थ्योरी से। जो आपने पढ़ा था ना लुईस थ्योरी, ऑक्टेट रूल, तो लुईस थ्योरी में या जो ऑक्टेट रूल था वो क्या था, तो ऑक्टेट रूल में लुईस का एक ऑब्जर्वेशन था, उसने ये देखा कि बहुत सारे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर सके। जैसे मीथेन है, अमोनिया है, H2O है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। तो उस पर लुईस ने थ्योरी दे दी थी जिसको ऑक्टेट रूल बोलते थे, जिसमें उसने ये बोला था कि एटम कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके। ठीक, बिल्कुल सेम वे में यहाँ पे सिडविक ने एक थ्योरी दी, बिल्कुल सिमिलर। ठीक, और उसने ये बोला कि कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाता है, ठीक ना, ताकि वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर सके। ठीक है ना, यानी कि समझ लो उसको, फिर मैं इसको रीड कर दूंगा एक बार, पहले समझ ले। जैसे आपके पास ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D, ये 3D मेटल हो गया, ये 4D मेटल हो गया, ये आपका 5D मेटल हो गया। ठीक है, 3D 4D एंड 5D। अच्छा, 3D सीरीज का पीरियड कौन सा है, तो ये 4th पीरियड के एलिमेंट है, ये 5th पीरियड के एलिमेंट है, और ये 6th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, 4th पीरियड में जो नोबल गैस है ये आपको मिलती है क्रिप्टन। ठीक, 5th पीरियड में नोबल गैस मिलती है जेनॉन, और 6th पीरियड में नोबल गैस मिलती है रेडॉन। ठीक ना, 6th पीरियड में जो नोबल गैस है वो कौन से मिलती है, रेडॉन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है 36, जेनॉन का कितना है 54, और रेडॉन का कितना है 86। ठीक, अब देखो होता क्या है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, आप सबको पता है, और हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक, तो उसी चीज को यहाँ सिडविक ने यूज किया। उसने ये बोला कि अगर कोई मेटल सपोज दैट 3D सीरीज का है, कोई मेटल किस सीरीज का है, 3D सीरीज का है, जैसे 3D आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो अगर कोई मेटल 3D सीरीज का है तो वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाएगा ताकि वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिप्टन के बराबर कर सके, मतलब 36 वैल्यू अटेन कर सके। ठीक है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। इसी तरह से अगर कोई मेटल 4D सीरीज का है तो वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाएगा ताकि वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 54 कर सके, जो कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर कोई 6th पीरियड का एलिमेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाएगा ताकि वो अपना जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 86 के बराबर कर ले। ये थ्योरी दी थी सिडविक ने। लेकिन जैसा आप सबको पता है, क्या ऑक्टेट रूल सभी मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है क्या? नहीं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं भाई, बहुत सारे हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं जहां पे ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होता है। ठीक ना, इसी तरह से सिडविक रूल भी सब जगह पे वैलिड नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को तो ये एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर ये रूल देखा गया है कि वैलिड नहीं है, लिमिटेशंस है इस रूल के। ठीक है, तो पहले तो इस रूल को हम रीड कर देते हैं। रूल क्या है? इन 1927 सिडविक सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स from ligand were added to the central metal atom until the central atom was surrounded by the same number of electrons as the next noble gas। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सिडविक ने सजेस्ट किया था कि जो ligands होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम ligands were added to central metal atom, मतलब ligand से इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि जो लोन पेयर है वो मेटल में ऐड किए जाते हैं until the central atom, जब तक जो सेंट्रल एटम है यानी जो सेंट्रल मेटल है was surrounded by the same number of electrons as the next noble gas, जब तक कि उसके सेंट्रल मेटल के चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं जितने नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब सिंपल वर्ड्स में क्या है, सिंपल वर्ड्स में इसको कैसे बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दूसरे वर्ड्स में कॉम्प्लेक्सेस हैविंग EAN ऑफ 36, 54 एंड 86 आर मोर स्टेबल, ये उसका कहना था। ठीक है ना, और उसने ये बोला था कि मेटल जो है, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाएगा ताकि वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर ले। मतलब कि कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाएगा ताकि वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या तो 36 कर ले, या तो 54 कर ले, या तो 86 कर ले। ठीक, लेकिन हाउएवर
दिस रूल फेल्स इन मेनी केसेस। ये जो रूल है ये बहुत सारे केसेस में फेल हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और तो फिर ये काम कहाँ करता है, देखा कहाँ जाता है, फेल तो ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में फेल हो जाता है। तो ये हमें देखने को वहां मिलता है जहां मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, एक तो ये वहां देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझ लें, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग मेरे से डाउट भी पूछेंगे, तो मैं बार बार यही लाइन रीड करूंगा, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मेटल कार्बोनिल्स, सीओ को कार्बोनिल बोलते हैं, सीओ क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अचीव सिडविक ईएएन रूल। ये जो सिडविक ईएएन रूल है ये स्पेसिफिकली मेटल के कार्बोनिल्स पे ज्यादा वैलिड है। मेटल कार्बोनिल मतलब जैसे आपके पास कोई मेटल है और यहाँ पे लिगेंड सीओ होना चाहिए, MCOX, तो इसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल, ठीक। तो ये देखा गया है, पाया गया है, ऑब्जर्वेशन है एक, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि मेटल के जो कार्बोनिल्स होते हैं ये सिडविक ईएएन रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है कि मैंने अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स देख लिया, MCOX, इस तरह का कॉम्प्लेक्स अगर मैंने देख लिया, तो मैं सीधा बोलूंगा इसका ईएएन जो होगा या तो 36 होगा, या तो 54 होगा, या तो 86 होगा, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। अगर ये मेटल 3D सीरीज का है तो मैं बोल दूंगा कि भाई EN 36 आना ही चाहिए, क्योंकि ये लाइन मैंने आपको बता दी है, ये फैक्ट आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल की सिडविक रूल को फॉलो करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर ये मेटल 3D सीरीज का है तो मैं सीधा बोल दूंगा इसका EN 36 होगा, ठीक। अगर ये मेटल 4D सीरीज का है तो मैं बोल दूंगा इसका जो EN है वो 54 होगा, आंख बंद करके बोल सकते हैं। और अगर ये मेटल 5D सीरीज का है तो मैं सीधा बोल दूंगा इसका जो EN है वो कितना होगा, 86 होगा। समझना है चीज आपको, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल्स की सिडविक ईएन रूल फॉलो करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में भी मिलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, थ्योरी तो बस इतनी सी ही है, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे बनते हैं, तो क्वेश्चन पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसमें क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फॉलो सिडविक ईएन रूल। तो पहले तो आप 1 2 3 4 5 इन पांचों में बताएं कि सिडविक ईएन रूल फॉलो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इस पे भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन आया कि ईएन रूल, ठीक है, सिडविक नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ ईएन रूल बोल देते हैं। तो बोल देते हैं कि ईएन रूल कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह के भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें आपको बोलना है, बताना है कि ईएन रूल कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। तो फटाफट ईएन निकाल दे भाई। तो यहाँ पे 2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल पे, ठीक ना। मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ इसको अब सॉल्व, क्योंकि आपको बता रखा है करना कैसे है। तो 26 - 2 + 6 × 2, तो ये वैल्यू 36 आ जाएगी, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। तो हम बोलेंगे हाँ भाई जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट जो है ये सिडविक ईएन रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड बात करते हैं, इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, सेकंड का। तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड में आयरन का चार्ज है 3+ का, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें EAN जो होगा ये आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा भाई, तो 26 - 3 + 6 × 2, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 35। तो ये 36 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम टेट्रासाइनो कॉपर 1, ठीक है ना, क्यूप्रेट 1। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके पास इस पे 3+ है, तो यहाँ 3- होगा, यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक। तो इसका EAN जब आप निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये देखो पेन आपका फटाफट चलना चाहिए, आपने क्वेश्चन देखा, EN फटाफट निकलना चाहिए। तो EN कितना हो जाएगा, तो 29 - 1 + 4 × 2, तो ये आपको मिल जाएगा 29 - 1 28 + 6, तो ये आपको 34 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा ये, 34, 4 × 2, 4 2 8 होता है, सॉरी 4 2 8, तो 28 + 8 36 मिलेगा आपको, ठीक है। कितना मिलेगा ये, 36। तो यहाँ पे आपको 36 मिलेगा, तो इसका मतलब कि ये आपका सिडविक रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 PdNH3 6Cl4, तो यहाँ पे अगर इसका आप EAN निकालते हैं
तो यहाँ पे पैलेडियम जो है ये आपका 4+ में होगा। देखो मैंने डायरेक्ट बोल दिया 4+ में होगा, बिकॉज मैंने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ 4+ आना ही है, तो 4+ होगा। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 40 कितना होता है, 46 होता है। तो 46 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2, इसको सॉल्व करें भाई, ये कितना आएगा, तो 46 माइनस 4, तो 46 माइनस 4 ये आपका हो गया 42 प्लस 12, तो ये आपका हो गया 80, कितना हो गया ये 6 टू 12 माइनस 4, ठीक ना। तो यहाँ 46 माइनस 4, तो ये आपका 84 ने 54 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 54, ठीक, प्लस 12 तो ये 54 ज़ेनॉन का होता है। तो इसका मतलब कि 4th वाला भी सिडविक रूल को फॉलो कर रहा है। 5 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 वाले में आप लोग बताएं आपका EAN कितना आ रहा है, लेकिन उसको बताने से पहले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बता दें, यहाँ टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना दिख रहा है, टाइटेनियम पे चार्ज कितना मिल रहा है आपको। तो अगेन यहाँ पे जो C5H5 है नेगेटिव चार्जेस पे, ठीक है ना, ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है -2, तो यानी टाइटेनियम पे चार्ज 4+ का है, टाइटेनियम पे चार्ज कितने का है, 4+ का है। अब इसका अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला जाए तो स्कैंडियम टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 माइनस 4, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 4 का है, 4 प्लस, अब देखो ये तो हो गया सिग्मा डोनर, तो सिग्मा डोनर है तो यहाँ पे दो लिगेंड्स है, तो ये क्योंकि सिग्मा डोनर है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये सिग्मा डोनर लिगेंड से आया, और ये पाई डोनर है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो और 2 लिगेंड्स है तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6, जो कि पाई डोनर से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने लिगेंड्स हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 22 माइनस 4, तो 22 माइनस 4 18 प्लस 2 2 4 प्लस 12, इसको सॉल्व करें तो 22 प्लस 12 36, तो ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो यानी कि 5th वाला भी जो है सिडविक EN रूल को फॉलो कर रहा है। नहीं ये फॉलो नहीं करेगा, 22 प्लस 12 तो ये 34 आएगा, ठीक है, कितना आएगा ये 34, तो इस कारण से सिडविक EN रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सिडविक EN रूल कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर EAN जो है ये आपको 36 54 86 के बराबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो EN रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो मेटल के कार्बोनिल्स होते हैं ये सिडविक EN रूल को फॉलो करते हैं। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए ही है, इसको सॉल्व जरूर करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू कितनी आएगी। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं कर दे रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में NiCOX, तो मैंने देखा यहाँ मेटल कार्बोनिल है, तो अगर आपके पास मेटल का कार्बोनिल है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 36 54 86 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेटल क्योंकि 3D सीरीज का है तो यानी सिंपल सा है कि भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे 36 आना ही चाहिए, कितना आना चाहिए 36 आना ही चाहिए। अब यहाँ पे निकल, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 माइनस 0, क्यों, क्योंकि निकल पे चार्ज 0 है, प्लस एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे x CO है तो यहाँ पे x इंटू 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए 36। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 28 उधर जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 8, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू जो है ये 4 आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। तो इस तरह से हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप सब एक बार ट्राई करें, क्या होगा इसमें। नेमत कुछ पूछ रही है, सर अगर 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो लोन पेयर को बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड को नहीं, तो 3 होना चाहिए। हाँ तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स बोलेंगे। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू 6, ठीक ना, यानी कि 2 लिगेंड्स है वहाँ पे, तो 2 लिगेंड्स 2 पाई डोनर लिगेंड है तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक ना। वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होगा बिकॉज वहाँ डेंसिटी तो है ही नहीं, वहाँ पे अपना क्या है हेप्टिसिटी टर्म डिफाइंड होता है, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेटल, ठीक ना, ये चीज। सेकंड में FeCOX, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी है क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखो EAN 36 आना चाहिए, तो डायरेक्ट करेंगे 36 इक्वल टू आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस 4 0 है इंटू x इंटू 2, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा
36, तो 36 26 माइनस 2x, 26 इधर गया 10, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और लास्ट इसमें CRCOX, तो CRCOX में अगर हम देखें EN 36 आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 36 को आप सॉल्व करेंगे 36 इक्वल टू 24 माइनस 0 प्लस 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है आपको 6 मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा इसमें थ्योरी भी है, ठीक ना। तो क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी है, समझेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक्सप्लेन व्हाई MnCO5 बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है, एंड डायमराइजेस वेरी इजिली, और बहुत इजिली ये डायमराइज भी कर जाता है, ऐसा क्यों। तो देखो इसका रीजन ये है, और ये आगे चल के आपको डी ब्लॉक में मिलेगा। डी ब्लॉक में हम देखेंगे कि MnCO5 ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? देखो आपके पास ये जो MnCO5 है, MnCO5, ठीक, पहले तो इसका हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें कितना आएगा, EAN। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप निकालेंगे तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, इस पे चार्ज 0 का है क्योंकि भाई ओवरऑल चार्ज 0 है, ठीक है ना, प्लस 2 × 5, तो इसको आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 35, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 35। अब ये बताओ मेटल कार्बोनिल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होती है, सिडविक रूल को फॉलो करना, ठीक। तो होता क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये 35 है, क्या है 35 है। तो होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कि यहाँ पे अपने पास ये बना देता है MnCO5 माइनस, MnCO5 माइनस। और ऐसा होने से हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आप देखें मैंगनीज पे चार्ज आ गया -1 का, तो अब अगर आप यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो 25 माइनस -1 भाई +1 हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया मैंगनीज के पास, तो यहाँ पे -1 प्लस 2 × 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36। तो होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 से 36 में चेंज हो जाएगा। 35 से किस में चेंज हो जाएगा? 36 में। और ये हमने देखा है कि मेटल कार्बोनिल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये सिडविक EN रूल को फॉलो करते हैं, ठीक ना। किसको फॉलो करते हैं? सिडविक EN रूल को फॉलो करते हैं। तो अपने EAN को 35 से 36 में कन्वर्ट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये बताओ कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा? तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन होगा, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो खुद ये रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन किसी से तो निकालेगा ना, रिमूव करेगा ये। और क्यों करेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को 35 से किस में चेंज करने के लिए? 36 में चेंज करने के लिए ये इस तरह का फिनोमेना ये शो करता है। समझना है चीज? तो इस कारण से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दूसरे किसी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये है कि एंड डायमराइजेस वेरी इजीली। तो पहला चीज हमने देखा कि ये कैसे बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, टू इंक्रीज या टू अटेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 36। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि डायमराइज कर जाता है बहुत आसानी से। तो डायमराइज क्यों करता है? तो इसका भी सेम रीजन है। डायमराइज क्यों करता है? देखो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है 2MnCO5, ठीक। तो MnCO5 अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है तो ये खुद डायमराइज कर जाता है, और डायमराइज करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Mn2CO10। इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक। होता क्या है कि इसका EAN है 30, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये आपको मिलता है 35। अभी कैलकुलेट किया 35। डायमराइजेशन से भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको 36 मिल जाता है। EN कितना मिल जाता है आपको? 36। कैसे मिल जाता है? देखो यहां पे एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां भी आपको 36 मिलता है। कैसे? देखो बात करने जा रहे हैं Mn2CO10 की, ठीक। तो यहां पे होता क्या है, इसका जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, EAN निकालेंगे, तो यहां पे एक नया रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे दो मेटल्स हैं,
इससे पहले जितने भी केसेस थे उसमें एक मेटल था, जैसे आयरन है, कोबाल्ट, निकल, ये सब जो है तो एक ही मेटल थे। अब यहाँ कितने मेटल्स हैं? तो यहाँ पे आपके पास अब 2 मेटल्स हैं। तो जब आपके पास 2 मेटल्स होंगे तो ऐसे केस में क्या करना है, तो EAN फॉर बोथ Mn, दोनों Mn के लिए सबसे पहले EN निकाले, दोनों को एक मेटल मान लो, ठीक। तो ऐसे केस में दोनों Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों Mn के पास कितने हो जाएंगे, तो 25 + 25 यानी कि 50, यानी 25 × 2 कर दें, ठीक, 25 × 2 -0। क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीज पे साउंड नहीं आ रहा है। आप लोगों को साउंड क्लियर है या नहीं? साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? अमन राज, साउंड आ रहा है? अमन राज, मेरे ख्याल से सिर्फ आपको ही साउंड नहीं आ रहा है, बाकी सबको मेरे ख्याल से साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे EN फॉर बोथ मैग्नीज, तो 25 × 2, ये तो इसका ये हो गया। अब मैग्नीज पे जो चार्ज है वो कितना है, तो मैग्नीज पे चार्ज 0 है, दोनों पे 0 का चार्ज है, तो -0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पे अगर हम देखें CO, तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 10 CO कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो यहाँ पे 10 CO जो है 10 × 2, ठीक है ना, 10 × 2 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब देखो मैं एक नया आप लोगों को रूल बताने जा रहा हूँ, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी बताने वाला हूँ, लेकिन रूल पहले समझ ले। कभी भी आपके पास 2 मेटल जब होंगे, व्हेनेवर देयर आर 2 मेटल्स, जैसे 2 मेटल्स है ना, तो जनरली डी ब्लॉक के मेटल के बीच में एक डेल्टा बॉन्ड होता है। 2 मैग्नीज के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, एक डेल्टा बॉन्ड होगा। और अगर डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि 2 मेटल्स प्रेजेंट है, तो आपको EAN के एक्सप्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं फॉर ईच डेल्टा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक नया रूल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, रूल मैं लिख देता हूँ। रूल ये है, नोट लगा के, ठीक ना, और इसका रीजन भी समझाता हूँ मैं। तो नोट लगा के पॉइंट ये है, फॉर ईच डेल्टा बॉन्ड एड 2 इलेक्ट्रॉन इन द एक्सप्रेशन, ठीक ना, इन द एक्सप्रेशन ऑफ EAN, ठीक ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ EAN, ठीक। तो अगर आपके पास, और ये चीज कब देखने को मिलेगी, जब आपके पास 2 मेटल्स होंगे, तो उस केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए, रीजन भी समझते हैं, ठीक। अब इसमें EAN फॉर बोथ Mn, भाई देखो यहाँ कितना आ रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 72। कितनी आएगी ये? 72। तो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN फॉर ईच Mn, EAN फॉर ईच Mn, एक Mn के लिए कितना हो जाएगा? 2 Mn के लिए 72 हो गया, तो एक Mn के लिए ये हो जाएगा 72/2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 36। यानी कि यहाँ पे अगर मैग्नीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे एक Mn का, तो ये 36 आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया गया, तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है कि आपके पास यहाँ पे MnCO5 था, तो यहाँ पे MnCO 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से MnCO5 था। और यहाँ पे ये जो MnCO5 है, इसको 5 कार्बोनिल्स, यानी कि जो CO है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। और इसी तरह के 2 मैग्नीशियम पेंटा कार्बोनिल, तो 1 2 3 4 और 5, 2 मैग्नीज आते हैं, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं और आपस में डायमराइज कर जाते हैं। तो जब ये डायमराइज करते हैं तो मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में एक डेल्टा बॉन्ड बनता है। अब आपको याद होगा, ये जो बॉन्ड है इसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। डेल्टा बॉन्ड जो है ये आपको याद होगा VBT में, केमिकल बॉन्डिंग में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको समझाया था डेल्टा बॉन्ड के बारे में, जिसमें आपको बताया था ये 4 लोब के ओवरलैपिंग से बनता है। 3 तरह के बॉन्ड बताए थे, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डेल्टा में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? सिग्मा में एक्सियल ओवरलैपिंग थी या सिंगल लोब इंटरेक्शन था, पाई में 2 लोब का इंटरेक्शन होता है, डेल्टा में 4 लोब का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑर्बिटल होगा, इसका डी ऑर्बिटल होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे और इलेक्ट्रॉन लेके ये आपस में शेयरिंग कर देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया मैग्नीज और ये हो गया मैग्नीज, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए, ठीक। अब देखो
काउंट करते हैं एक बार, एक मैंगनीज के लिए काउंट करते हैं EAN कितना आएगा, ठीक है ना। एक मैंगनीज का स्ट्रक्चर देख के काउंट करना सीखना है आपको। तो देखो यहाँ पे एक मैंगनीज के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे EAN निकाला जाए तो EN होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास है वही उसका EN है। अब इस मैंगनीज के पास पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई 25 इलेक्ट्रॉन पहले से है या ना, ये चीज समझ आ रहा है ना। इस मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। चार्ज कितना है, दोनों पे चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो 25 में से 0 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 25 में से कितना चला गया, 25 में से 0 चला गया, ठीक। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 5 CO है, पांचों CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो 2-2 इलेक्ट्रॉन सब डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +5 × 2। तो 5 CO तो जो है इस तरह से अपना अपना लोन पेयर दे देंगे। लेकिन अब देखो डेल्टा बॉन्ड बनने से क्या हुआ, एक नई चीज इसमें आ गई। डेल्टा बॉन्ड बनने से ये हुआ कि ये जो मैंगनीज है, दूसरा वाला जो मैंगनीज है, ये भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो मैंगनीज का खुद का है, जिसको 25 में आप काउंट किए, आपने बोला ना 25 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो मैंगनीज का खुद का है, पहले से ही था इसके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन इस मैंगनीज ने इसको दे दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। पहले आपके पास एक ही मेटल था, तो पहले एक ही मेटल था, लेकिन अब कितने मेटल हैं, 2। तो दोनों मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके बीच में जब डेल्टा बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर ईच डेल्टा बॉन्ड आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अगर डेल्टा बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो एक मैंगनीज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम 2 मैंगनीज की बात करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 × 2 हो जाएगा, -0 × 2 तो 0 ही आएगा। इसके बाद 5 × 2 को 10 × 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 CO है, उधर भी 5 CO है, तो 10 × 2 हो जाएगा। और एक दोनों के लिए अगर बात करेंगे तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो दोनों मैंगनीज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कभी भी डेल्टा बॉन्ड बनता है तो EAN के एक्सप्रेशन में फॉर 2 Mn, बोथ Mn 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और अगर फॉर ईच Mn बात करेंगे तो हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बिकॉज डेल्टा बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिला है। समझ में आया ना चीज। तो यहां से EAN जो है इसका 36 हो जाता है। EAN कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ 1-2 एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, 5 मिनट का समय भी है हमारे पास, तो 2 एग्जांपल और देके ठीक है इस स्टोरी को यहां पे खत्म करते हैं, ठीक। तो यहां पे नेक्स्ट है आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9, और इसका हमें EAN बताना है। तो स्ट्रक्चर तो मैं आपको दूंगा, स्ट्रक्चर आपको याद भी रखना है, बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर्स है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में NCERT में गिवन है। तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर को याद ही रखना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, ठीक। और लेकिन इसका EAN कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसका मुझे EAN बता दें, आप लोगों का EAN कैसे आ रहा है, ठीक है ना। नियमत अली ऐसा है कि 2 D ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड ही बनता है मोस्ट ऑफ द केस में, सारे केस में। अगर 2 D ब्लॉक के मेटल्स हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा, तो वो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, वो डेल्टा बॉन्ड होगा। तो 2 मेटल के बीच में डेल्टा बॉन्ड ही मिलेगा आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है Fe2CO9। तो पहले तो इस कॉम्प्लेक्स का EAN निकालने कितना आ रहा है, तो EAN अगर आप निकालेंगे फॉर बोथ Fe, दोनों Fe के लिए निकाल दें, तो इसमें देखो 26 × 2 -0, क्योंकि चार्ज 0 का है, प्लस 9 × 2, ठीक ना, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 9 CO, ठीक है ना, 9 × 2, प्लस 2 वैल्यू आपको जोड़नी पड़ेगी फॉर ईच डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। डेल्टा बॉन्ड के कारण, क्योंकि 2 Fe है तो दोनों आपस में जुड़े होंगे डेल्टा बॉन्ड के थ्रू, तो यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना पड़ेगा। तो EAN फॉर ईच Fe, एक Fe के लिए कितना आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 72, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू 72 आएगी। अरे भाई 60 नहीं आएगी, गौतम राज सही लिखा है आपने, अमन राज आपने 62 लिखा है, गौतम राज ने 72 सही है। तो 72/2, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36, तो 36 वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब स्ट्रक्चर को देख के आप लोग मुझे EAN बताएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 Fe है, एक डेल्टा बॉन्ड इनके बीच में होता है, यहाँ पे 1 CO, 2 CO और 3 CO, ठीक। और इसी तरह से यहाँ भी 1 CO, 2 CO और 3 CO,
ठीक है ना, 3 CO इसको अपना एक एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके बाद देखो 3 और 3 6 तो ये हो ही गए। इसके बाद जो 3 CO जो बच गए वो ब्रिजिंग नेचर के होते हैं, मतलब ब्रिज करते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल सेम जैसा आप पढ़े थे ना एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप जो जिसको बोलते थे, वैसे यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O 2 और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O 3। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। कई बार एग्जाम में स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और स्ट्रक्चर को देखकर आपको EN निकालना होता है। अब देखो इसको देखकर मैं यहाँ पे EN निकालूंगा, तो जैसे ये आपका आयरन हो गया। अब इस आयरन का मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, EAN निकालना है। तो देखो आयरन का एटॉमिक नंबर तो 26 है, 26 तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे इसके पास, -0 क्योंकि इस पे चार्ज 0 का है। इसके बाद 1 2 3, एक सवाल के आंसर दें आप लोग, ठीक ना, कि ये जो 3 CO है ये 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 3 CO जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो +3 × 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान आपको ये रखना है कि प्लस यहां पर ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि डेल्टा बॉन्ड है। भाई 3 तरह का ना, सिग्मा पाई डेल्टा, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, क्या हुई है, शेयरिंग, और इक्वल शेयरिंग हुई है। यहां पे अनइक्वल शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन CO के थे और उसने इसको डोनेट कर दिया, जबकि यहां इक्वल शेयरिंग हुई है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन उसका है। तो इसमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। इस आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1। उसी तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन तो इसी का था और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। तो 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो आयरन का खुद का है और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इसमें 1 2 3 4, तो +1 × 4, 1 × 4 करेंगे। 1 × 4 क्यों किया, समझना इस चीज को कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है जो इक्वल शेयरिंग से बना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आयरन का तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है ना। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले गिन चुके 26 में। अब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्स्ट्रा दे रहा है, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन आयरन एक्स्ट्रा दे रहा है, यहां से भी कार्बन दे रहा है, यहां से भी कार्बन दे रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो 1 × 4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 36 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट एग्जाम्पल है आपका CO2 CO8। अब पहले तो CO2 CO8 में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें। तो देखो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा, तो कोबाल्ट फॉर बोथ CO, तो ये आपको मिल जाएगा 27 × 2 -0 + 8 × 2 + 2। 2 क्यों जोड़ दिया, फॉर डेल्टा बॉन्ड। 2 मेटल है तो डेल्टा बॉन्ड होता ही है, तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसमें EAN, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 72, कितनी आ जाएगी, 72। तो EAN फॉर ईच CO, एक CO के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 72/2, तो ये वैल्यू 36 आ जाएगी। तो फॉर्मूले से तो मुझे लगता है कि आप लोग बता ही लेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन अच्छा जब क्वेश्चन बनता है तो आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है और स्ट्रक्चर को देखकर आपको EAN निकालना होता है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर आपको गिवन दे रहा हूँ। यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, 2 CO है इनके बीच में, क्योंकि भाई किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये डेल्टा बॉन्ड है, ठीक। और यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, तो 3 CO इधर हो गए, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, तो 3 CO आपके ये हो गए, ठीक है ना। और इसमें 2 CO ब्रिजिंग होते हैं, तो इस तरह से 2 जो CO है ये आपका इस तरह से ब्रिजिंग होता है। अब मुझे इसका एक्सप्रेशन आप लोग लिख दें, वैल्यू तो आपको पता है 36 आएगी, मुझे एक्सप्रेशन लिख दें, EN का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। देखते भाई कितने लोग सही लिख पाते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तीसरा एग्जाम्पल है अपना। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 CO के लिए आपको EAN निकालना है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए। यहाँ पे EAN का एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 27 इलेक्ट्रॉन्स तो कोबाल्ट के पास पहले से ही थे, 27 तो पहले से ही थे। चार्ज कितने का हो गया, 0, तो 27 - 0। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये +3 × 2, तो 3 × 2 तो ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या, नहीं, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, 1।
तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो ये एक दे रहा है, ये भी एक दे रहा है और ये भी एक दे रहा है। तो यहाँ पे 1 into 3, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू 36 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 36। वीरेंद्र 100 सही है आपका, अमन राज आपका भी सही है, नेमत अली आपका भी सही है, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ पे आपका EAN टॉपिक खत्म होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर खत्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बात करेंगे, अब थोड़ा इजी टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा EAN वर्नर ये सब तो ठीक है, हो गया अपनी जगह पर, अब थोड़ा आसान टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, ठीक, जिसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, उन रूल को फॉलो करना है। टॉपिक तो बहुत हल्का फुल्का है, पर आप देखेंगे हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है IUPAC नेमिंग पे, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार इस टॉपिक में होता क्या, टॉपिक तो ईजी है पर सिली मिस्टेक करके चले जाते हैं, तो इसीलिए जो है सबके जो नाम से लिगेंड्स के नाम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कैसे नाम देना है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।